गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेट है आज की 4 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो आर्टिकल है वो प्लास्टिक ट्रीटी से संबंधित है। क्या चीज़ है प्लास्टिक ट्रीटी, क्यों है ये न्यूज़ में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखो प्लास्टिक क्या चीज़ है और कितना इसका नुकसान हो है, ये तो आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है और इसकी अभी देखो आप तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। प्लास्टिक प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में इतना प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है जितना 1000 हाथियों में वजन होता है उतना एक दिन में प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप देख रहे हो प्लास्टिक का प्रोडक्शन किस लेवल पे हो रहा है। इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका 50% है वो वेस्ट में जा रहा है। अब इतनी मात्रा में वेस्ट में जाएगा तो इसका नुकसान भी बहुत ही ज़्यादा होगा। इसके लिए इस पे बैन से संबंधित बातें की जा रही है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये क्यों है न्यूज़ में। बात करें चर्चा में क्यों है, तो अभी क्या हुआ है 170 से अधिक देश है वो दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के एक शहर है। शहर का नाम क्या है? शहर का नाम है बुसान। साउथ कोरिया का एक शहर है बुसान। वहाँ पर एकत्रित हुए हैं 100 प्लस देश, 170 प्लस देश दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए हैं? इन सब जो देश है ना, इनका टारगेट है कि प्लास्टिक का जो भी उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, उसे किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार से जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसे कम किया जाए। देखो क्या हुआ था 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की एक बैठक हुई थी। इस दौरान जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है, प्लास्टिक प्रदूषण, उसको समाप्त करने के लिए एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इस हस्ताक्षर किए गए ट्रीटी थी ना, इसमें बताया गया था कि हम 2024 के अंत में प्लास्टिक से जो प्रदूषण होता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ऐसी बात की गई थी 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो आयोजित हुई थी उस दौरान ये बात की गई थी। तो यहाँ पे लिखा है 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की बैठक हुई थी। इस दौरान बात की गई थी 2024 के अंत में हम है जो प्लास्टिक जो प्रदूषण होता है उसको पूरी तरह से रोक देंगे। ऐसी एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इस ट्रीटी पे जो हस्ताक्षर हुए थे इसको अंतिम रूप देने के लिए अभी जो बैठक हो रही है वो कहाँ हो रही है? ये साउथ कोरिया की बुसान शहर में हो रही है, जिसमें 170 प्लस देश शामिल हुए हैं और वो इस पे बाध्यकारी नीति बनाने के लिए, एक बाध्यकारी संधि बनाने के लिए इस पे वार्ता कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देख लेते हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें घटना घटित हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक संकल्प जारी किया गया था 2022 में। यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, इसकी एक बैठक हुई थी। इसमें बात की गई थी प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ये 2022 में किया गया था पारित, ठीक है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के द्वारा ये पारित किया गया था। इसमें बात की गई थी 2024 तक हम प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म कर देंगे या इसके लिए एक संधि को लाएंगे, ये बात की गई थी। तो पहला बैकग्राउंड में ये चीज़ घटना घटित हुई थी। उसके बाद में इसके लिए एक समिति बनाई गई थी। इस समिति का नाम क्या था? अंतर सरकारी वार्ता समिति। अंतर सरकारी वार्ता समिति बनाई गई थी, INS बनाई गई थी। अब ये INS क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जो हम बात कर रहे हैं 2022 में एक सम्मेलन हुआ था। किसका हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का एक सम्मेलन हुआ था। इस दौरान बात की गई थी कि प्लास्टिक प्रदूषण होता है इसको पूरी तरह से खत्म करना है, ठीक है। इसके लिए ये सम्मेलन आयोजित हुआ था और एक टारगेट सेट किया गया था 2024 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी वार्ता समिति, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। अब ये जो अंतर सरकारी वार्ता समिति है ये क्या काम करेगी? इसको क्या काम सौंपे गए थे? इसको काम सौंपे गए थे, पहला तो ये जितने भी देश हैं वहाँ पर प्लास्टिक का जो उत्पादन होता है, जो प्लास्टिक का उपयोग होता है, उसको किस प्रकार से नियंत्रित करना है और इसके लिए एक बाध्यकारी वैश्विक संधि की विकसित करना। यानी कि प्लास्टिक का जो उत्पादन होता है, उपयोग होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए कानूनी रूप से एक कानूनी रूप से एक बाध्यकारी वैश्विक संधि विकसित करने का काम सौंपा गया। किसको? अंतर सरकारी वार्ता समिति को। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की बैठक हुई थी 2022 में। इस दौरान एक टारगेट सेट किया गया था और इसी के समय एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का नाम था अंतर सरकारी वार्ता समिति।
काम क्या दिया गया था इसको काम दिया गया था एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि तैयार करना, जो कि प्लास्टिक के उत्पादन उपयोग को नियंत्रित करने का काम करेगी। ये बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इसी समिति द्वारा वैश्विक प्लास्टिक संधि, ठीक है, जिसपे अभी चर्चा हो रही है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जिसपे अभी चर्चा हो रही है, इसके लिए इन्होंने टारगेट रखा था 2024 का, ठीक है। इसके लिए अभी 170 देश शामिल हुए हैं साउथ कोरिया में। इसकी भी यहाँ बात की गई थी कि हम एक वैश्विक प्लास्टिक संधि बनाएंगे, ठीक है, संधि करेंगे। कब करेंगे? 2024 के अंत में करेंगे। इस संधि में क्या होगा, इस संधि में कानूनी रूप से एक समझौता तैयार करेंगे, कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता है, उस पर सहमति व्यक्त करेंगे, जिससे क्या किया जाए, प्लास्टिक का उत्पादन होता है उसे कम किया जाए, उसका जो उपयोग होता है उसको कम किया जाए, और इसके कारण जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है उसको कम किया जाए। ये किस में किया जाएगा? ये वैश्विक प्लास्टिक संधि में किया जाएगा। तो इतना बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंग्लिश में एक बार देख लो कि अभी 170 देश हैं, कहाँ हुए? बुसान साउथ कोरिया में शामिल हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। इनका क्या काम है? एक 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली है, इनकी बैठक हुई थी। उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था कि 2024 में हम हैं इसको समाप्त कर देंगे, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है उसको समाप्त कर देंगे। ये बैकग्राउंड में हम देख चुके हैं। रेजुलेशन ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसके लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की बैठक हुई थी 2022 में। एंड ऑफ पॉल्यूशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन का एक रेजुलेशन पारित किया गया था। इस दौरान इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी की स्थापना की गई थी। ये जो कमेटी थी इसका काम क्या था? एक ग्लोबल ट्रीटी बनानी जो कि बाउंडिंग हो, ठीक है, बाइंडिंग ग्लोबल ट्रीटी बनाने का इसको काम सौंपा गया था। इसी दौरान ग्लोबल प्लास्टिक जो ट्रीटी है उसको भी साइन किया गया था। ये जो ट्रीटी होगी बाइंडिंग हुई, और ये प्लास्टिक के प्रोडक्शन और प्लास्टिक के यूज, उसके डिस्पोजल, इन सबको रेगुलेट करने के लिए ये ट्रीटी लाई जाएगी। इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब इंडिया ने है वो प्लास्टिक को कम करने के लिए क्या क्या कोशिश की, और भारत का इससे संबंधित रुख क्या है, ठीक है, इंडिया का स्टांस क्या है। इंडिया के स्टांस के बारे में बात करें तो इंडिया है ना, प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए उसके खिलाफ है। तो ग्लोबल कंट्रीज है कहीं तो वो तो चाहते हैं प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दो, बट इंडिया नहीं चाहता कि पूरी तरह से बैन कर दो। क्योंकि आज आप देखोगे मोस्ट ऑफ जो हमारे कोई हम प्रोडक्ट लेके आते, सामान लेके आते, तो हमें किस में दिया जाता है? प्लास्टिक की थैलियों में दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि पॉसिबल है कि पूरी तरह से प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया जाए या बैन कर दिया जाए? दूसरा, कितने लोगों को रोजगार है वो प्लास्टिक कंपनियों में मिल रहा है, कितने लोगों का रोजगार है वो प्लास्टिक कंपनियों से चल रहा है, और भी कितनी हमारी इकोनॉमी है प्लास्टिक इस पर चल रही है। तो आप पूरी तरह से इसे बैन नहीं कर सकते, अचानक इसको बैन नहीं कर सकते, और अचानक इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इंडिया का स्टांस है कि धीरे धीरे एक चरणबद्ध तरीके से इसको समाप्त किया जाए। पहले कंपनियों को रेगुलेट किया जाए, फिर धीरे धीरे इनके प्रोडक्शन को कम किया जाए, फिर इनको कोई और रिप्लेस किया जाए, फिर और कुछ चीज़ें लाई जाए। इस तरीके से इसको समाप्त किया जाए। अचानक रूप से आप इसको बैन नहीं कर सकते हो। ये इंडिया का स्टांस है। तो इंडिया उत्पादन सीमा का विरोध कर रही है। इंडिया का कहना है कि पूरी तरह से जो प्रतिबंध लगाए हैं वो गलत है, इंडिया का ये मानना है। दूसरा इंडिया का स्टांस है कि इस दौरान है वित्तीय और तकनीकी देने की सहायता देने की आवश्यकता है। यानी कि कुछ डेवलप कंट्री है, ठीक है, अब डेवलप जो कंट्री है उनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है, जैसे कि यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, जापान है, ये जो देश है इनके पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है। तो इनको क्या करनी चाहिए? जो डेवलपिंग कंट्री है या लीस्ट डेवलपिंग कंट्री है उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, वित्तीय सहायता देनी चाहिए, उसके साथ साथ में तकनीकी सहायता भी देनी चाहिए, ताकि वो जो देश है वो भी अपने यहाँ से प्लास्टिक को रिप्लेस कर सके और प्लास्टिक को पूरी तरह से खत्म कर सके। तो भारत इसका समर्थन करता है कि वित्तीय और तकनीकी सहायता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर प्लास्टिक में कुछ हानिकारक जो केमिकल होता है उसको रेगुलेट किया जाए। पूरी तरह से प्लास्टिक अगर बैन नहीं कर सकते तो इसमें कुछ हानिकारक जो रसायन होते हैं, कुछ हानिकारक केमिकल होते हैं, उनका एक वैज्ञानिक बेस पे इनका एक साइंटिफिक अध्ययन किया जाए और धीरे धीरे घरेलू स्तर पे उसको खत्म करने का, उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। और फिर इंडिया बात करता है चरणबद्ध तरीके से इसको समाप्त किया जाए। एक अचानक उसको बैन नहीं किया जाए, एक चरणबद्ध तरीके से बैन किया जाए। ये सारी बातें करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बातें की गई है। इंडिया का क्या स्टैंस है? इंडिया है पूरी तरह से इसके बैन करने के खिलाफ है।
फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी असिस्टेंस की इंडिया बात करता है। साथ ही साथ इंडिया है हार्मफुल जो केमिकल होते हैं उनको रेगुलेट करने की बात करता है। इंडिया का अप्रोच क्या है, फेस आउट जो प्लास्टिक को करना है वो चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, अचानक आप नहीं कर सकते, फेस वाइज इसको आपको आउट करना है प्लास्टिक को। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडिया है वो प्लास्टिक जो कचरा होता है उसको निपटाने के लिए भारत क्या प्रयास कर रहा है। तो प्लास्टिक कचरे को निपटान करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए भारत के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि भारत ने एक प्रयास किया कि सिंगल उपयोग मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक होता है, उस पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। आप देखोगे बैग है, कप है, प्लेट है, कटलरी है, ऐसी जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं ना उनकी बिक्री पर, उनके उपयोग पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो पहला प्रयास भारत क्या कर रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रहा है। दूसरा क्या किया है भारत ने, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। ये क्या मतलब होता है ईपीआर का, ईपीआर का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट्स बनाता है, ठीक है, उत्पादक है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, अब इसने प्लास्टिक बना दी है, ये प्लास्टिक आ गई मार्केट में, तो अब इसकी जिम्मेदारी होगी कि इस प्लास्टिक को वापस लाना है, ठीक है, उसका अच्छी तरह से निपटान करना है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये जिम्मेदारी होगी उत्पादक की। तो भारत में एक नियम लाया गया है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का, यानी कि जो कंपनी है, जो निर्माता है, जो प्रोडक्ट डिजाइनर है, मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट का अच्छे से निपटान होगा। ये जिम्मेदारी भी किसकी होगी, उत्पादक की होगी। इससे क्या होगा, जो भी अगर प्लास्टिक बनाता है निर्माता तो वो वापस उसको पूरी तरह से निपटान करेगा, ये भी बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया ने क्या किया, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम। 2016 में इंडिया प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम लेके आया था। इसका में कई सारे नियम थे जिसका उपयोग किया था कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होना चाहिए, जो अपशिष्ट होता है उसको अच्छे तरह से उनको प्लास्टिक कचरे में निपटान किया जाए, उनको अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाए। ये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम में लिखा गया था, ठीक है, जो 2016 में लाई गई थी। फिर इस नियम में 2022 में संशोधन किया गया था और ईपीआर भी इसमें ऐड किया गया था, यानी कि सिंगल उपयोग वाली जो प्लास्टिक है उनको तो बैन किया गया था, साथ ही साथ में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है ईपीआर, उस पर भी दिशा निर्देश जारी की थी। फिर प्लास्टिक का जो आयात होता है, भंडारण होता है, वितरण होता है, बिक्री होती है, इन सब पर भी प्रतिबंध लगा दिया था इंडिया ने, ये सब बातें की गई थी। ठीक है, फिर 2014 में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 में लाई गई है। यहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है और उसको, और नैनो प्लास्टिक होता है, माइक्रो प्लास्टिक होता है, उनको अच्छी तरीके से परिभाषित कर रहा है, यानी कि पहले पूरी तरह से ये डिफाइन नहीं थी, इनको अब अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। ये भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024, इसमें ये फैसला लिया गया है। इंग्लिश में देख लो इंडिया ने क्या क्या प्रयास किया है। इंडिया एफर्ट टू टैकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, पहला इंडिया ने किया है बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बैन कर दिया है। दूसरा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर, जो प्रोड्यूसर है बनाएगा वो खुद अपनी चीज़ों को निपटान करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तीसरा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये इंडिया के द्वारा लाए गए थे। इससे क्या होगा, इसी प्लास्टिक वेस्ट है उसका अच्छे से मैनेज करने पे बात की गई थी। फिर इसमें 2022 में अमेंडमेंट किया गया था और 2024 में अमेंडमेंट किया गया था। 2022 में हुआ था अमेंडमेंट, इसमें ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी को शामिल किया गया था। और 2024 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो बायोडिग्रेडेबल है उसको और जो माइक्रो प्लास्टिक है उसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया था, ये 2024 में किया गया था। तो ये बात यहाँ पे की गई है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा भी भारत ने कुछ प्रयास किए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन लेके आया है भारत, उसमें भी प्लास्टिक वगैरह होता है उसका अच्छे से संग्रहण हो, अच्छे से निपटान हो, इस पर फोकस किया जाता है। प्लास्टिक पार्क बनाए गए हैं जहाँ पे प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण होता है, रीयूज होता है उस वहाँ पर। फिर समुद्र तट पे सफाई की जा रही है, जो समुद्र तट पे प्लास्टिक वगैरह होता है उनकी सफाई योजना भी चल रही है। भारत है वो मारपोल की फुल फॉर्म होती है समुद्र प्रदूषण रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका भी हस्ताक्षर करता है यानी साइन किया हुआ है। फिर इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन ये 2024-21 में आयोजित किया गया था। इस हैकाथॉन में क्या होता है, जो भी स्टार्टअप होते हैं, उद्यमी होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो यहाँ जाके प्लास्टिक जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, प्रदूषण होता है, उसको कम करने के लिए और इसके विकल्प के लिए विकसित करने का अगर कोई प्रयास करेगा तो वहाँ पर ये जाके काम कर सकते हैं। ये हैकाथॉन आयोजित किया गया था 2021 में। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान है, प्लास्टिक पार्क बनाए गए इंडिया के द्वारा, बीच क्लीन अप ड्राइव किया गया है। इंडिया है वो मारपोल का सिग्नेचरी है, यानी हस्ताक्षर करता है। मारपोल जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन ऑफ मैरीटाइन पॉल्यूशन यानी मरीन पॉल्यूशन, इससे संबंधित एक
ट्रीटी है, तो इंडिया इसका हस्ताक्षर करता है। फिर इंडिया ने प्लास्टिक चैलेंज के लिए एक हैकेथॉन आयोजित किया था 2021 में। ये सारी बातें की गई है इंडिया के द्वारा प्लास्टिक से निपटान के लिए। तो इतना आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, अभी क्या हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ हिंदू टेम्पल है उनको तोड़ा जा रहा है। ठीक है, और कुछ हिंदुओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इससे संबंधित ये आर्टिकल है, हम डिटेल में नहीं देखेंगे, बट भारत के द्वारा कहा गया है कि बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, उनको इस तरीके से प्रताड़ित न किया जाए। ये बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे, उनके जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करे, ये इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है फैमिली प्लानिंग के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात की गई है। ठीक है, तो अभी है ना, क्या है, जो जनसंख्या है उसको नियंत्रण करने की जो चर्चा है लगातार हर दिन मुद्दे में रहती है। ठीक है, आपने सुना होगा जनसंख्या कंट्रोल के लिए कानून आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने चाहिए, ये सारी बातें अभी की जा रही है। तो इसी दौरान एक आर्टिकल आया है, इसमें बातें की जा रही है कि भारत का नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या था, ठीक है, उसमें क्या बेनिफिट देखे गए थे और वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, वहाँ पर ये सारी बातें की गई है। फिर यहाँ पे बात महिलाओं के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चर्चा में है। तो क्या हुआ था, 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, धीरे धीरे ये विकसित हुआ। बाद में इसका फोकस है वो जो माता है, शिशु है, उनकी जनसंख्या है, उस पर भी फोकस किया गया। पहले तो परिवार नियोजन पे था, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती थी, बर्थ रेट कम थी, शिशु की मृत्यु हो जाती थी, माता की मृत्यु हो जाती थी, बाद में ये प्रोग्राम उस पर शिफ्ट हो गया था। ठीक है, उसके आगे चलते चलते धीरे धीरे ये पुरुष नसबंदी से भी जुड़ गया था। तो ये सारी जो हमारा प्रोग्राम था राष्ट्रीय परिवार नियोजन प्रोग्राम, उसमें ये बातें की गई थी। अब तो ये तो आपको न्यूज़ तो समझ में आ गई होगी कि हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम था, वहाँ पे पहले किस पे था, पहले मात्रा और शिशु पे फोकस था। ठीक है, धीरे धीरे इस पर पुरुष नसबंदी थी, उससे भी इसको लिंक कर दिया गया। यही यहाँ पे बात की गई है। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है 1952 में, 1952 में से स्टार्ट किया गया था। समय के साथ में इवॉल्व हुआ, यहाँ पर मेल स्टरलाइजेशन को शामिल कर दिया गया। मेल स्टरलाइजेशन एक समय पे बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे ये 0.3% हो गई। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसमें क्या रुझान देखने को मिला है, किस प्रकार की लैंगिक असमानता देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम नसबंदी के बारे में बात करते हैं। नसबंदी के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, भारत में जब देखो 1960 के दशक की बात करें, 1970 के बारे में बात करें, तो इस दौरान जो नसबंदी थी ना वो बहुत ज़्यादा थी। 80% पुरुष में ये देखने को मिला था। उस दौरान क्या होता, इमरजेंसी थी, और इमरजेंसी के दौरान है नसबंदी ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, इसलिए 80% जो लोग थी उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कराई गई थी। इसके कारण जो ये आंकड़ा है अचानक बढ़ गया था। बट वर्तमान अभी बात करें तो अभी ये कंडीशन 0.3% पे आ गई है। अभी नसबंदी केवल घटकर 0.3% रह गई है, जो कि 80% पे थी, क्योंकि उस पर टाइम तो ये फोर्सफुली की जा रही थी, जो कि गलत था। बट अब लोग इस पर काफ़ी डरते हैं, लोग नसबंदी भी नहीं करवाना चाहते। इसके कई और भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। तो पहला ये पॉइंट हमने देखा, रुझान क्या थे, ये थे। लैंगिक असमानता के बारे में बात करें तो महिला में जो नसबंदी है ना वो अभी भी 37% है। आपने देखा होगा ऑपरेशन किसका किया जाता है, महिलाओं को करवाया जाता है। अगर बच्चा हो जाता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं या जितने भी हो जाते हैं, उसके बाद में जो फाइनल ऑपरेशन किया जाता है वो महिलाओं का किया जाता है, पुरुषों का नहीं करवाया जाता है। तो ये लैंगिक असमानता देखने को मिलती है कि महिला नसबंदी ज़्यादा होती है, पुरुष नसबंदी है वो कम होती है। ठीक है, अब इसके कारण के बारे में बात करें तो इसके कारण क्या है, तो कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक कारण है। सांस्कृतिक कारण क्या है, भारत में जो पुरुष होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या होता है, उनमें एक ईगो टाइप का होता है, एक गलत धारणा होती है कि वो अगर इस टाइप का अगर है ना, उसमें मर्दानगी से जोड़ा जाता है। अगर पुरुष है वो कभी बाप नहीं बन सकता, इन फ्यूचर में देखा कोई बाप वाप नहीं बनता, तो उसको मर्दानगी से रिलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक गलत प्रकार की धारणा है, ये काम इच्छा पर प्रभाव दिखाई जाती है और ये मर्दानगी से जोड़ा जाता है। इसलिए पुरुष है वो कभी नसबंदी नहीं करवाता है। ठीक है, ये सामाजिक बाधा है, महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि वो नसबंदी करवाए। ठीक है, इसलिए इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इसको है ना मेल डोमिनेशन से भी जोड़ा जाता है। पुरुष है इसे एक बोझ के रूप में देखते हैं, नसबंदी को एक बोझ के रूप में देखते हैं, इसलिए पुरुष है वो नसबंदी नहीं करवाते हैं, महिलाएं ज़्यादा नसबंदी करवाती हैं। यहीं पर ये बात की गई है। ट्रेंड्स क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी क्या है, 80% थे। ठीक है, स्टेलाइजेशन अभी कितना है, 0.3% है, महिला में 37% है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर है डिस्पैरिटी देखने को मिलती है।
अब भारत में बात करें तो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी बात की गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, उसमें बात की गई है जेंडर इक्वालिटी की। बट यहाँ पे आपको जेंडर इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। रीज़न हमने देख लिया, क्या रीज़न है? सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स है। क्या है? मेल होते हैं वो रिलक्टेंस होते हैं, ईगो होते हैं, वो मिसकंसेप्शंस होते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट टू लिबिडो वगैरह, एक अलग प्रकार का सोशल एटीट्यूड होता है उनमें कि ये चीज़ें नहीं करवानी है, ठीक है, ये मर्दानगी से जोड़ा जाता है। तो ये इस सब के कारण इसको बर्डन के रूप में देखा जाता है। इसके कारण मेल है उनमें ये देखा गया है कि नसबंदी कम होती है, स्टरलाइजेशन कम होता है, और विमेन में ये ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है जी, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें समाधान क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशन के बारे में बात करें, अवेयरनेस और एजुकेशन की आवश्यकता है, शिक्षा और जागरूकता की आवश्यकता है, स्कूलों में नसबंदी है वो साझा जिम्मेदारी के रूप में इसको स्थापित करने की आवश्यकता है। जो बच्चे होते हैं उनको इसके बारे में सिखाया जाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि ये चीज़ें कब की जानी चाहिए, कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में जो मिथक है, जो भ्रम है, उनको तोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में मीडिया का उपयोग करके जो नसबंदी से संबंधित जो कलंक है उसमें भी चेंज किया जा सकता है, उस कलंक को दूर करने का, उस कलंक से मुक्त करने का भी प्रयास किया जा सकता है, पुरुषों के व्यवहार में परिवर्तन का भी प्रयास किया जा सकता है। तो ये चीज़ें करी जा सकती है। साथ ही साथ में वित्तीय प्रोत्साहन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में एक एग्जाम्पल ये दे सकते हो, कहीं भी लिखना हो तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, ये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, फाइनेंशियल जो इंसेंटिव है वो दिया जाता है कि अगर कोई पुरुष है वो नसबंदी करवाता है तो कुछ पैसे दिए जाएगी। तो ये वित्तीय प्रोत्साहन है, काफ़ी फायदा पहुंचाया। बात करें ग्लोबल प्रैक्टिस की तो दक्षिण कोरिया है, भूटान है, ब्राज़ील है, इन्होंने इससे संबंधित काम किया और वहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो भारत यहाँ से सीख सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई सारी। फिर अवेयरनेस करने की जरूरत है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की आवश्यकता है, लर्निंग फ्रॉम ग्लोबल प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो ONOS से संबंधित है। क्या आर्टिकल है? ONOS आर्टिकल क्या है? ONOS का मतलब होता है, सिंपल सा इसका मतलब ये है, O का मतलब है वन नेशन, N देखो O का मतलब है वन, N का मतलब नेशन, O अगेन वन, सब्सक्रिप्शन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से संबंधित ये आर्टिकल है। क्यों सुर्खियों में है? सुर्खियों में इसलिए है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 25 नवंबर को ONOS वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है उसको मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है भारत में सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित संस्थाओं में शोध पत्रिकाओं को एकत्रित पहुंच प्रदान करना। इस योजना का उद्देश्य शोध पत्रिकाओं द्वारा लगाए जाने वाले उच्च सदस्यता शुल्क के मुद्दे को संबोधित करना, जो विद्वान आम जनताओं की पहुंच को प्रतिबंधित करता है। क्या बात कर रहा है यहाँ पे? बात ये कर रहा है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है ONOS स्कीम को। ONOS स्कीम होगा क्या? इसमें ये होगा, पहले उसका उद्देश्य देख लो। इसका उद्देश्य है कि कोई भी सार्वजनिक संस्थान है, सार्वजनिक संस्था मतलब जिसका फंड है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, ऐसी अगर कोई संस्था है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है, कोई रिसर्च पेपर है उसको पब्लिक करता है। ठीक है, रिसर्च पेपर को वो पब्लिश कर रहा है। अब इस रिसर्च पेपर को किसी आम जनता के द्वारा या कोई इंस्टीट्यूट है उसको ये पढ़ना है ना, उसके लिए क्या आवश्यकता होगी, इसको पैसे देने होंगे, सब्सक्रिप्शन देके इसको खरीदना पड़ेगा। बट इसका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, अब वो इसको अलग से खरीदेगा, फिर दूसरी कोई ही इंस्टीट्यूट है उसने ये रिसर्च पेपर छापा, उसको भी खरीदना है। तो ऐसे सबको खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अब ये किया है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन खरीद लो। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के द्वारा कोई भी गवर्नमेंट का, यानी कि सार्वजनिक वित्त पोषित, गवर्नमेंट जिसको फंड दे रही, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिए जाने वाला कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर कोई वो रिसर्च पेपर पब्लिश करता है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार सब्सक्रिप्शन लो, फिर जितने भी इंस्टीट्यूट है, ABC जितने भी इंस्टीट्यूट है, उन सबके रिसर्च पेपर को आप पढ़ सकते हो। यानी कि आपने क्या किया, ये है नेटफ्लिक्स, ये है अमेजॉन प्राइम है, ये और कोई वेबसाइट है, ठीक है, उन सबका, ये सोनी लिव है, इन सबको सब्सक्रिप्शन अलग अलग लेनी पड़ेगी। आपको इसकी कोई मूवी देखनी अलग सब्सक्रिप्शन, इसकी मूवी देखनी अलग सब्सक्रिप्शन, इसके लिए देखनी है अलग सब्सक्रिप्शन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक सब्सक्रिप्शन ले लो। आपने एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, अमेजॉन प्राइम देख सकते हो, और ये भी देख सकते हो, सोनी लिव भी। ऐसी गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है। ठीक है, अब ये है ना, ये ओनली गवर्नमेंट की जो
इंस्टीट्यूट है जिसको गवर्नमेंट फंड दे रही है, ऐसे इंस्टीट्यूट पर ही लागू होगा। ऐसे इंस्टीट्यूट पे नहीं जिसको गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही है, ऐसे इंस्टीट्यूट पे ये लागू नहीं होगा। आप मत सोचना कि हम एक बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो हमें सारे मिल जाएगा। नहीं भाई, ऐसी नहीं बात है। गवर्नमेंट फंडेड जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं उसके बारे में बात हो रही है, नेटफ्लिक्स के बारे में बात नहीं हो रही है। ना कोई प्राइवेट के इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च पेपर सब पब्लिश करते, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। तो ये ONOS से मतलब ये है कि एक बार आप सब्सक्रिप्शन देश में कहीं भी खरीदो, फिर देश की कोई भी यूनिवर्सिटी है जो गवर्नमेंट से फंड लेती है उसके सब्सक्रिप्शन से आप पढ़ सकते हो। यही इसका उद्देश्य है। ये करने का कारण यही है कि आम जनता है, कुछ रिसर्चर्स है, उनके पास में इतना फंड नहीं है कि वो अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर को पढ़ सके, अपने नॉलेज को बढ़ा सके और कुछ योगदान दे सके। इनके लिए पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, इनके एक्सेस को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की ये स्कीम लाई गई है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यही बात की गई है। गवर्नमेंट का 5वां राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति है। इसके ड्राफ्ट के तहत ये शोध पत्रिका जो होती है इसकी सदस्यता यानी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, जो महंगी जो पत्रिकाएं होती है उनको आप सस्ते में खरीद सकते हो, और जो कम वित्त पोषित संस्थाएं होती है ना, जिनके पास में कम फंड होता है, वो वहाँ से जाके एक सब्सक्रिप्शन खरीद देंगे और अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट है, ये जो राष्ट्रीय सरकार को प्रशासक है उस पर शुल्क एक चीज़ बात करके, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंट फंडेड थे ना इंस्टीट्यूट, उनके साथ में बात करिए और उनको ये एक जगह लेके आए कि आप ऐसी इनको सिस्टम प्रोवाइड करो ताकि वो एक सब्सक्रिप्शन खरीद करके अपने सारे रिसर्चेस पढ़ सके। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा, इसकी पहुंच हो जाएगी। जो आम व्यक्ति है, जो रिसर्चर्स है, उनके पास में एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, तो वो सस्ते में इसको प्रोवाइड कर सकेंगे और आगे रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ में शोध में समानता देखने को मिलेंगी। कई छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके पास वो रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। बजट न होने के कारण ये जो बड़े बड़े महंगे इंस्टीट्यूट होते हैं, इनकी रिसर्च को ये पढ़ नहीं सकते हैं। तो अब ये शोध करने में, रिसर्च करने में इक्वलिटी आ जाएगी, सुव्यवस्थित बातचीत होगी, इसमें केंद्रीकृत समझौतों के साथ में बातचीत हो सकती है। यही बात की गई यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है। इसकी बैठक के दौरान ये जो ONOS है इसको जारी कर दिया गया है, इस सब्सक्रिप्शन मॉडल को एक्सेप्ट कर दिया गया है। क्या बातें होगी, ये जो अंडर फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उनकी हेल्प करेगा। एडवांस में इसके लाभ क्या होंगे, इसके लाभ के बारे में बात करें तो अफोर्डेबल एक्सेस मिलेगा, इससे इक्वलिटी में रिसर्च मिलेगी, इक्विटी रिसर्च, और स्ट्रीमलाइन्ड नेगोशिएशन की जा सकती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले ये ओनली गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट पे लागू होता है, प्राइवेट फंडेड इंस्टीट्यूट पे नहीं। तो आप एक बार देखो कितने गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, मोर देन 10, 15, 20, 30 कुछ ही होंगे। प्राइवेट पूरे बाकी रह गए ना, तो मेन मुद्दा तो बाकी रह गया ना। जिसको जरूरत होती है अच्छे से रिसर्च पेपर तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट छापते हैं, वो तो है ही नहीं इसमें। तो पहला यही सीमित दायरा है। दूसरा, इसमें जो भी वाणिज्यिक प्रकाशक होते हैं उन पर निर्भरता हो जाएगी। अब जो भी रिसर्च होगा, ठीक है, वो अपने पैसों के लिए करेगा तो वो उस पर निर्भरता हो जाएगी। फिर इसमें बजट काफ़ी आवंटन किया गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लिमिटेड स्कोप है, डिपेंडेंस ऑफ कमर्शियल जो पब्लिशर होता है उस पर डिपेंडेंस हो जाएंगे, और हाई बजट है वो एलोकेट किया गया है। ये चैलेंज देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है, ओपन एक्सेस मॉडल को बढ़ावा देना है ताकि सारे लोग जो है वो खरीद सके। इसमें अलग अलग जो मॉडल होता है, ग्रीन है, डायमंड मॉडल है, उन सब जो ओपन एक्सेस मॉडल होता है उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और भारत में क्या करना है, भारत में जो अनुसंधान के लिए जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। इसके माध्यम से प्रासंगिकता, गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। समय समय पर जो ONS मतलब जो भी ये रिसर्च पेपर होता है उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उनकी मॉनिटरिंग होगी, वो अगर अपडेट होंगे तो अच्छी प्रकार से रिसर्च की जा सकती है। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रमोट टू ओपन एक्सेस मॉडल की आवश्यकता है, इनहेंस रिसर्च इकोसिस्टम की आवश्यकता है, और कॉन्स्टिट्यूट ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है, कंसल्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। इसके माध्यम से क्या होगा, रिलेवेंस अच्छा हो जाएगा और क्वालिटी बेहतर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें वे फॉरवर्ड में की जा सकती है। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो जारवा ट्राइब के बारे में। क्या हुआ है, अभी है जारवा ट्राइब के 19 मेंबर को इलेक्शन में जो वोटिंग होती है उसमें शामिल किया गया है। मतलब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में। इन लोगों ने वोट कब दिया है, 2024 में।
एक बार सोच के देखो, पहली बार ये लोग वोट दे रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं। सोचो कितना पीछे होंगे, बहुत ही ज़्यादा। और सोचो हम क्या कर रहे हैं, एक बार सोचने की, एक बार सोचना जरूर इसके बारे में। देश को आज़ाद हुए 80 साल होने को आए हैं और ये लोग वोट पहली बार दे रहे हैं और इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है देश कि ये लोग हैं, उनको वोटिंग में शामिल कर दिया है। इसमें ये कह सकते हो भाई ये लोग शामिल ही नहीं होना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर सकती है? नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट और कई मैटर में इंटरफेयर करती है, यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगी ना। तो आप वो भी एंगल आप सोचना जरूर इस एंगल के बारे में। कुछ क्वेश्चन बनता है तो ये ऐसे क्वेश्चन बन भी जाए ना, कभी एथिक्स में बन जाए, ऐसे में ऐसा कुछ लिखना हो, या कोई जीएस पेपर का कोई क्वेश्चन हो जिसमें ऐसा कुछ लिखना हो कि गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा भी माना जाएगा, गवर्नमेंट अभी प्रयास किया, इनको शामिल किया है, तो ये अच्छी चीज़ है। बुरी चीज़ ये है कि 80 सालों बाद में इनको शामिल किया जा रहा है। तो आप अलग अलग एंगल से सोच सकते हो इसके बारे में, सोचने में कोई गुनाह है नहीं। तो ये देखो, भारत में ट्राइबल कौन कौन सी एरिया है और ट्राइब कहाँ कहाँ रहती है। अब ये कहना ऐसा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछते भारत में खासी ट्राइब किन स्टेट में रहती है, ऐसा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते, ये खासी ट्राइब है, मोस्ट ऑफ आप इससे आगे जाओगे नहीं। यहाँ की अगर कोई राज्य दे दिए तो आप यहीं कन्फ्यूज हो जाओगे, कभी नहीं सोचोगे खासी यहाँ पे रहती है, खासी ट्राइब यहाँ पे रहती है, खासी ट्राइब यूपी में रहती है, ये कभी भी यहाँ तक तो आ जाओगे, यहाँ कभी नहीं आओगे, यहाँ कभी नहीं जाओगे। तो आपको ये माइंड रखना कौन सी जनजाति कहाँ रहती है। भील आप समझ जाओगे, ये गाड़ी समझ जाओगी, फिर आपको ये कंप्लीट कर सकती है, कन्फ्यूज कर सकती है कौन सी ट्राइब, ये चेंचू, ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। उसके अलावा आपको एक और संथाल जो ट्राइब है ना, संथाल, अपन नॉर्थ ईस्ट सोचेंगे बस संथाल नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं, ये रहा, यहाँ पे संथाल रहती है। ठीक है, आप देख लो ना, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पे देखने को मिलती है इनकी जनसंख्या। तो थोड़ा ये माइंड में रखना। ये फिर जारा ट्राइब है, ठीक है, जारा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जारा ट्राइब के बारे में बात करें, जारा ट्राइब कहाँ रह रही है, ये अंडमान निकोबार में। अगर स्पेसिफिक अंडमान निकोबार की बारे में बात करें तो ये मिडिल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, यहाँ पर रह रही है। कहाँ पर रह रही है स्पेसिफिक, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। अगर ऐसा क्वेश्चन बने अंडमान में भी कहाँ, तो अंडमान में मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान में रह रही है जारा ट्राइब। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इनकी स्थिति की। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या कितनी थी, 8.61% थी। अभी कितनी बढ़ गई, अभी कुछ बढ़ गई है इनकी जनसंख्या। 10 की वृद्धि है, वो भी वृद्धि देखने ग्रोथ रेट में, मतलब वृद्धि किए हैं। कई बार कई ट्राइब होती है वो धीरे धीरे कम हो रही, बट ये वृद्धि कर रही है, तो ये चीज़ याद रखना है। इनकी सेक्स रेशियो, लिंगानुपात के बारे में बात करें तो ये बहुत अच्छा है, 990 इनका लिंगानुपात है। सेक्स रेशियो कितना है, 990 है, तो ये चीज़ अच्छी है इनके लिए। वैसे जो आम पब्लिक है ना, मतलब जैसे कि ट्राइबल नहीं है, ठीक है, अदर ट्राइबल जो भी पब्लिक है उनका जो भी सेक्स रेशियो है वो इनसे कम है, तो इनका सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। ये चीज़ थोड़ा सोचो आप, क्या क्या हो रहा है भाई साहब, इनका सेक्स रेशियो अच्छा है। जो अपन ये ट्राइबल एरिया, इनको इतना वैसे नॉलेज नहीं है, हमारे पास तो नॉलेज है, एजुकेटेड है, फिर भी ये चीज़ें नहीं, नॉलेज इन द सेंस एजुकेशन में नॉलेज, ठीक है, लाइट वो अलग नॉलेज तो उनके पास भी है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो चीज़ें। तो सेक्स रेशियो है और इनकी जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पे यही बातें कह रही थी, सिंपल से वर्ड थे। अब हमारे जो संविधान है ना, उसमें जनजातियों के क्या क्या प्रावधान किए गए, जनजातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान की गई, यहाँ पे ये बात करी गई है। तो संविधान का एक आर्टिकल है 342, संविधान का अनुच्छेद 342। ये क्या बात करता है, ये राष्ट्रपति जी को, ठीक है, पावर देता है प्रेसिडेंट जी को कि आप है ना, कोई भी ट्राइब है इसको शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकते हो, उसमें से हटा सकते हो। कोई कम्युनिटी है वो शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत है, उसको आप घोषित कर सकते हो। किसी अदर साइड, मतलब इनके पास में अधिकार है, वो किसी भी कास्ट को, किसी भी जनसंख्या के समूह को वो शेड्यूल ट्राइब में घोषित कर सकता है, उससे हटा सकता है। तो ये पावर किसके पास में, राष्ट्रपति जी के पास में है। कोई जनजातीय समुदाय है या ये कुछ जनजातियों का समुदाय है, समुदाय का कोई भाग है, उन सभी भागों को ये अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति जी के पास में पावर है आर्टिकल 342 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 164। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसी राज्य हैं, वहाँ पे एक अलग से मिनिस्ट्री होगी, जो कि मिनिस्ट्री का नाम क्या होगा, जनजातीय कल्याण मंत्रालय, ठीक है। आर्टिकल 164 में बात की गई है कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, जनजातीय जनसंख्या रहती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है, आप देखोगे सबसे ज़्यादा एमपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, ठीक है, इन राज्यों में सर्वाधिक है। तो जहाँ इन राज्यों में सर्वाधिक इनकी जनसंख्या है, तो वहाँ पर इनके लिए अलग से एक मंत्रालय होगा, जनजातीय कल्याण मंत्रालय। ये बात करी गई 164 में। 244 किसके बारे में बात करता है, 244
जो भी शेड्यूल ट्राइब एरिया होता है उनके लिए अलग से बात करता है कि उनमें किस प्रकार से प्रशासन होगा, वहाँ पे जो प्रशासन है वह एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किस प्रकार से चलाया जाएगा उसके बारे में बात की जाएगी। असम को छोड़ के, असम को छोड़ के जो भी 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य है, ठीक है, वहाँ का प्रशासन कैसा होगा उसके बारे में बात की जाती है आर्टिकल 239 में। 275 में वही किया जा सकता है कि राज्य है वो फंड दे सकता है, एक्स्ट्रा पैसे दे सकता है किनको, जहाँ जिन राज्यों में ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा रहती है उनकी हेल्प करने के लिए उन राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फंड दे सकती है। आर्टिकल 275 में यही बात की गई। 342, 164, 244, 275 सेम बातें की गई है, ज़्यादा को टफ है नहीं, देख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2004 में हुई थी। पहला पॉइंट याद रहेगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो 89 89वें संविधान 89वें संविधान 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में पारित किया गया था उसके तहत इसकी स्थापना की गई। तो पहला 2004 में, दूसरा 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तीसरा कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया था? आर्टिकल 338 ए, 338 ए नया आर्टिकल जोड़ा गया था। पहला पॉइंट 2004 में स्थापना की गई थी। दूसरा 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आया था। तीसरा 338 ए नया इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया था, 338 ए नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। ये 3 पॉइंट याद रहेगा। चौथा पॉइंट, कौन से मंत्रालय के तहत आती है? ये सामाजिक और न्याय मिनिस्ट्री के अंतर्गत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। पहला पॉइंट 2004 में स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था, इस दौरान स्थापना की गई थी। तीसरा पॉइंट 338 ए के तहत इसको शामिल किया गया नए अनुच्छेद में। चौथा, कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पांचवा पॉइंट, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कैसे है? क्योंकि इसकी स्थापना है वो संविधान में संशोधन करके की गई है, इसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया, एक अनुच्छेद बनाया गया है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। मिनिस्ट्री हमने देख लिए। काम क्या है? जो जनजातियाँ होती है उनके खिलाफ जो भी शोषण होता है उसको सुरक्षा प्रदान करना, यही इनका काम है। साथ ही साथ सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना इनका काम है। मेंबर के बारे में बात करें, कितने होते हैं? एक होता है अध्यक्ष प्लस एक होता है उपाध्यक्ष प्लस 3 मेंबर और होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्लस 3, टोटल कितने हो गए? 5। 5 में से एक महिला का होना जरूरी है। अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 दूसरे होते हैं, कुल मिलकर 5 होते हैं। 5 में एक महिला का होना जरूरी है, 5 में से एक महिला का होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 5 मेंबर होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 दूसरे, 3 पूरे 5 में से एक का महिला सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। इसका कार्यकाल कितना होता है? वैसे कार्यकाल के बारे में बात करें तो इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष तक इन 5 का जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल होता है, लेकिन ये 2 बार ही बन सकते हैं, यानी कि एक टर्म में बन गई, ठीक है, दूसरे टर्म में अगर बन गई, तीसरी बार नहीं बन सकती। जैसे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वैसे ये तीसरी बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के। पॉइंट याद रह जाएंगे। पहला, स्थापना 2004 में, 338 ए न्यू आर्टिकल है, अमेंडमेंट 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2030 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, एक्सप्लोटेशन को हेल्प करता है, रोकता है, उसको वो काम है इनका। सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक राइट प्रोटेक्ट करना, ये इनका काम है। फिर चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है और अदर 3 मेंबर होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। एक मेंबर है वो महिला होनी जरूरी है, शुड बी वुमेन। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 साल का होता है। कितने टर्म के लिए होता है? 2 टर्म से ज़्यादा ये अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकते हैं। तो ये पॉइंट इनके बारे में याद रह जाएंगे। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीजीटी के बारे में। पीवीजीटी क्या है? पीवीजीटी यानी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ऐसे जनजातीय समूह, जनजाति ये तो होती है शेड्यूल ट्राइब है, इनके भीतर कुछ ऐसी जातियाँ होती वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो, बहुत ही ज़्यादा कमजोर इन द सेंस स्ट्रेंथ में नहीं, वो लोग
उनके पास में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, वो अभी भी है ना शिकार करते हो, हंटिंग एंड गैदरिंग पे निर्भर करते हो, एजुकेशन हो नहीं उनके पास में, जो खेती है वो भी कैसी जूम कल्टीवेशन, जूम मतलब ट्रांसफर कल्टीवेशन, आज यहाँ पे खेती करी कल वहाँ पे करी, ठीक है, इस प्रकार से इनकी हो, आदिम जनजाति हो, एक जगह रुक के खेती करती नहीं है, ठीक है, इस आधार पर कोई भी समूह हो इतना पिछड़ा हो तो उन आधार पर घोषित किया जा सकता है उसको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीजीटी, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमजोर होता है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। बात समझ में आ गई? कब हुआ था ये, इसकी क्या इसके बारे में प्रोसेस था, बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 1973 में एक ढेबर कमीशन, ढेबर आयोग को स्थापित किया गया था। इसका टारगेट था कि बहुत ही ज़्यादा जो पिछड़े जनजातीय समूह है उनकी पहचान करना। तो इन्होंने आदिम जनजातीय समूह की पीटीजी की सिफारिश की, उस टाइम में पीटीजी था, अभी नेम चेंज करके पीवीजीटी कर दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने पीटीजी की बात करी और जो पीटीजी है ना वहाँ पे 705 जनजातियाँ थी, उसमें से 75 जनजातियों को इन्होंने पीवीजीटी में शामिल करने के बारे में बात करी। तो अभी पीवीजीटी में कितनी जनजातियाँ शामिल है, तो अभी पीवीजीटी में 75 जनजातियाँ है वो शामिल है। अब इसमें सबसे ज़्यादा है वो 13 है, वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। यानी कि 1973 में ढेबर कमीशन बनाया गया था। इन्होंने रिकमेंडेशन की कि बहुत ही ज़्यादा जो पिछड़ी हुई जाति है उनके लिए एक अलग समूह होना चाहिए, जिसे आदिम जनजाति समूह कहा गया, पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप कहा गया, ठीक है, पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप कहा गया। बाद में 2004 में इसका नाम परिवर्तित करके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कर दिया गया। इसमें 75 जनजातियाँ शामिल है, ठीक है, कितनी है, 75 जनजातियाँ शामिल है। सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में, 13 जनजातियाँ है वो उड़ीसा से, 75 में से 13 है वो उड़ीसा से है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर बात करें ये 18 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में पीवीजीटी फैले हुए हैं, यही बात यहाँ पे की गई है। पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब 1975 में 52 पीवीजीटी थे, ठीक है, 23 शामिल की, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं जारवा जनजाति की। जारवा कहाँ रहते हैं, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान में ये निवास करते हैं। खानाबदोश होते हैं, खानाबदोश मतलब शिकार करते हैं, इसको संग्रहित करते हैं मतलब हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके हंटिंग गैदरिंग करते हैं। क्या क्या खाते हैं, जंगली सुअर है, छिपकली है, उनका शिकार करते हैं, छिपकली का तीर और लोहे से इनका शिकार करते हैं। ये होते हैं ना ओंगेस और अंडमानी, इनके विपरीत होते हैं, ये कुत्तों का शिकार नहीं करते। अंडमान में कुछ और जनजातियां जैसे ओंगेस है, अंडमानी, वो कुत्तों का शिकार करते हैं, पर ये जारवा है वो कुत्तों को नहीं खाते हैं, ठीक है। इनका मुख्य भोजन होता है वो मोलेस्कस होता है, ये इनका मुख्य भोजन होता है। शहद को भी करते हैं, जड़ों को भी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। शिविर में अस्थायी झोपड़ियाँ होती है, ठीक है, 400-500 सदस्य वो इकट्ठा होकर रहते हैं। इस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। वेस्टर्न कोस्टल मिडिल अंडमान में और सदर्न अंडमान में निवास करते हैं, ठीक है। हैदरी ये नोबेडिक ट्राइब है जो कि हंटिंग और गैदरिंग करती है। वाइल्ड पिग है, मॉन्टर लिजार्ड है, इनको खाते हैं, ठीक है, डॉग को नहीं खाते हैं, अनलाइक ओंग्स और अंडमानीज, ठीक है। ये पीसीस फूड होता है, जिसमें मैन है, हनी और फॉरेस्ट जो होती है उनको इकट्ठा करते हैं। ये सारी चीज़ें जारवा ट्राइब की विशेषता है, इसको याद रखना। अब अंडमान में है ना 6 जनजातियाँ रहती है। अंडमान में कितनी ट्राइब्स रहती है, अंडमान में टोटल 6 ट्राइब्स रहती है। कौन कौन सी है ये नाम पढ़े इनके, जारवा है, सेंटली है, निग्रेटो है, ये देखो इनके नाम पढ़े, ये रहे ग्रेट अंडमान, ओंग, जारवा, सेंटली। ग्रेट अंडमान देखो पहले जी, ग्रेट अंडमान, ओंग, जारवा, सेंटली, ये 4 है ना, ये किस में आती है, ये निग्रेटो में आती है। निग्रेटो एक अलग संस्था है, मतलब ऊपर मान लो निग्रेटो कोई भी इंसान है, निग्रेटो मान लो, उसके अंतर्गत ये जातियाँ है। तो निग्रेटो एक प्रकार की नस्ल हो गई, ठीक है, जैसे आर्यन नस्ल होती है, तो निग्रेटो एक प्रकार की नस्ल होगी। उसमें आते हैं कौन कौन आते हैं, उसमें ग्रेट अंडमानी आते हैं, ठीक है, फिर ओंग आता है, फिर कौन सा जारवा आता है, और फिर कौन सा सेंटिनली आते हैं। तो ये 4 आते हैं किसमें, निग्रेटो अंतर्गत। दूसरा है मंगोलाइड, मंगोलाइड एक नस्ल है, उसमें कौन कौन आते हैं, निकोबारी और सौंप मैंने, ये मंगोलाइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये अंडमान में 6 जनजातियाँ रहती है। ये अंडमान में कहाँ, अंडमानीज रहती है, जारवा है, निकोबारी से, ओंग से, सेंट्रलीज है और सोमपिन से। तो ये 6 जनजातियाँ रहती है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इसे अटेंड जरूर करना। यूपीएससी ने किसके बारे में बात की, 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में बात की है, इसका ये रहा आंसर, ठीक है, इसको अटेंड जरूर करना। नेक्स्ट इससे संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी अटेंड जरूर करना, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा आर्टिकल है ई दाखिल पोर्टल के बारे में, क्या है, अभी इसको लॉन्च किया गया है ई दाखिल पोर्टल के द्वारा। ई दाखिल पोर्टल को अभी लॉन्च किया गया, वैसे इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। किसने लॉन्च किया था, पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट याद रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण
आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा ई दाखिल पोर्टल को 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था जो भी कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता होते हैं वो अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरह से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, कहीं से भी करवा सकते हैं। ये इसका उद्देश्य था। यानी कि 2022 में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था ऑनलाइन ऑफलाइन इसी तरह से शिकायत दर्ज करवाने में लोगों की हेल्प करना। पोर्टल है वो लद्दाख से अभी लॉन्च किया गया है, इसलिए सुर्खियों का विषय बना हुआ है। लॉन्च किसने किया था? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन, NCDRC, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने इसे लॉन्च किया गया था। और ऑब्जेक्टिव क्या था? मेक इजियर फॉर कंज्यूमर फाइल कंप्लेन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कंज्यूमर है वो आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन जो कंप्लेन है वो दर्ज कर सके। इसके लिए ई दाखिल, दाखिल मतलब जमा करवाना होता है, ठीक है। दाखिल का मतलब ये होता है, दाखिल का मतलब होता है जमा करवाना। तो कोई भी चीज़ जमा करवानी, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑनलाइन माध्यम से कुछ भी चीज़ जमा करवाना, यहाँ पे जमा से समझना कंप्लेन दाखिल करना। तो ऑनलाइन माध्यम से कंप्लेन दाखिल करना ई दाखिल पोर्टल है। सिंपल सी चीज़ है। लॉन्च किसने किया? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। पहला पॉइंट याद हो गया, ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगा, बात पूरी हो जाती। यही आर्टिकल था। फीचर ये देख लो, शिकायत कहीं से भी दर्ज कर सकता है। राज्य उपभोक्ता आयोग होगा वो ऑनलाइन इसकी जांच करेगा। फीस आप ऑनलाइन माध्यम से दे सकते हो या सीधे जमा करवा सकते हो। लाभ क्या होगा? ऑनलाइन आपके पास में डिटेल आ जाएगी, ईमेल के माध्यम से आ जाएगा, वीडियो के कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी, ग्रामीण उपभोक्ता होता उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ये इसके फायदे हैं, ये इसकी विशेषता है। इतनी बात थी, ठीक है। ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्वेश्चन को देख लो, अटेंड कर लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आर्मी रिसीव सबल 2 लॉजिस्टिक ड्रोन। सबल 2 क्या है? एक ड्रोन है एक प्रकार का। ये ड्रोन क्या करता है? सबसे पहले ये ह्यूमन अनमेड है, अनह्यूमन है। अनमेड का क्या होता है? मानव रहित है, ठीक है। इसमें मानव नहीं बैठता, अनमेंड ये व्हीकल है ना, बिना मानव की, बिना ह्यूमन की इसको रिमोट से चला सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, मानव रहित हेलीकॉप्टर है। ये वेरिएबल पिच तकनीक है, उसका उपयोग करता है। क्या क्या होता है? हमारी जो सेना होती है ना वो ऊपर रहती है। कहाँ रहती है? ये देखो पहाड़ है, हिमालय है, यहाँ पे सेना रहती है। अब यहाँ से इनको कुछ पहुँचाना खाना वगैरह तो बहुत टाइम लगता है। देखो हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट भेज नहीं सकते क्योंकि इसका बड़ा वातावरण ऐसा होता है, लैंडिंग के लिए नहीं होता है। तो अब क्या किया जाए? इसके लिए ये डिज़ाइन किया गया सबल, एक लॉजिस्टिक ड्रोन है। इसमें आप खाना वाना रख दो, जो भी चीज़ें रखनी हो, हथियार रखने हो, जो आराम से चीज़ें रखनी हो वो रख दो। ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे खाना प्रोवाइड करेगा, सीधा नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से काम करेगा। लंबी दूरी तय कर सकता है, ये इसका फीचर है। साइलेंट होता है, आवाज़ नहीं करता है, तो ये भी बेनिफिट है। अगर युद्ध भी वगैरह ऐसी कोई परिस्थिति है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पहुँचा सकता है। ये इसका है। किसने बनाया है? प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसरो वगैरह नहीं, DRDO ने नहीं बनाया, एक प्राइवेट कंपनी ने। और वो कंपनी है कहाँ की है? भारत की है। यानी भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित है, इंडिजीनियस रूप से ये विकसित किया गया है। ये इसकी विशेषता है। तो ये विशेषता आपने देख ली होगी। क्या है? ड्रोन निर्माता निजी कंपनी है। अपनी आवश्यकताओं को उच्च रसद मतलब जो भी सामान वगैरह पहुंचानी हो उसके लिए ये बनाया गया। की फीचर देख लो, 20 किलोग्राम तक चीज़ें पहुंचा सकता है। चिकित्सा उपकरण है, गोला बारूद है, और भी चीज़ें पहुंचा सकता है। इसमें वर्टिकल टेक ऑफ, ऐसे टेक ऑफ करता है, ऐसे किया वापस ऐसे लिया, तो इस प्रकार से टेक ऑफ कर सकता है ये, ठीक है। लंबी दूरी तक जा सकता है ये। इस आवाज़ भी नहीं करता है, तो ये भी बेनिफिट है। लंबी दूरी तक है, काफ़ी देर उड़ सकता है, तो ये इसके बेनिफिट है। महत्व क्या होगा? दूर दराज में हमारी सेना काम करती है, उनको हेल्प कर सकती है। मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। इसके समान कौन सा ड्रोन है? इसके समान K-Max है USA का, वो इसी के समान ड्रोन है। तो ये सबल लॉजिस्टिक ड्रोन के बारे में था। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल से, जो कि शॉर्ट न्यूज़ है। ये नैनो एंजाइम के बारे में, इसको किसने? CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान अनुसंस्थान है, उनके द्वारा डिजाइन किया गया। नैनो एंजाइम में क्या होगा? इसमें कुछ मेटल्स धातु होते हैं, कुछ धातु आधारित ऑक्साइड होते हैं, कुछ कार्बन ऑक्साइड होते हैं। इनके माध्यम से इसको डिजाइन किया गया। इसमें क्या किया जा सकता है? अगर कोई बीमारी होती है तो इस नैनो एंजाइम से ठीक की जा सकती है। जैसे बायोमेडिकल है, जैसे दवाई का निदान करना, दवाई का वितरण करना है, चिकित्सा में इसमें उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण में जैसे जल शोधन करना हो उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो नैनो एंजाइम एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये कन्वेंशनल जो भी एंजाइम होता है उनमें अलग होता है, उनसे अलग होता है, क्योंकि ये उच्च स्थिरता वाला होता है। इसमें लागत कम आती है। इसका उपयोग है बायोमेडिकल में किया जा सकता है, पर्यावरण के उपचार में किया जा सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा NSG गार्ड की
वो कहाँ पर हब किया गया है, जम्मू कश्मीर में इसकी स्थापना की गई है, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी हमले अभी बढ़ गए थे, तो एनएसजी की वहाँ पे स्थापना की गई है। एनएसजी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के तहत इसे बनाया गया था। काम क्या था, आतंकवाद के समान जो ऐसी एक्टिविटी हो, आतंकवादी हो, टेररिस्ट संबंधित कोई आतंक गतिविधि हो, वहाँ पे जाके ये फाइट करेगा, देश की रक्षा करेगा। मतलब बहुत ही भयंकर परिस्थिति आ जाए तब जाके ये एक्टिव होते हैं। इनमें त्रुटि का चांस 0 रहता है, बहुत ही कम त्रुटि रहती है, इनमें गलती का चांस ही नहीं रहता, एरर फ्री रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करते हैं और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं। तो यही बात की गई नैनो एंजाइम के बारे में और ये बात की गई एनएसजी के बारे में। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पहले से संबंधित है, हिस्ट्री का हमारा, एक बार जरूर देख लेना। और इससे संबंधित नेक्स्ट और क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का क्वेश्चन है, ये चीज़ जरूर देख लेना। नेक्स्ट टर्की का है, टर्की का लोकेशन देख लो, टर्की अंकारा इसकी कैपिटल है। मोदी जी अभी यहाँ पर गए इसलिए न्यूज़ में है। ये इस्तांबुल, ये कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में। टर्की कहाँ पड़ता है, एशिया, तो ये एक यूरेशिया का देश है। ब्लैक सी से और मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, ये ग्रीस यहाँ इसका मैरीटाइम पार्टनर है, मतलब मैरीटाइम इसकी बाउंड्री लगती है। यहाँ पे जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, ईरान है, इराक है, सीरिया, इनसे बाउंड्री लगती है। फिर यहाँ पे यूरोप से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये इसकी लोकेशन के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बल्गेरिया से भी बाउंड्री लगती है, इटली से भी लगती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मोदी जी अभी कहाँ गए हैं, मोदी जी यहाँ पे टर्की में गए हैं। यहाँ इनकी जो मॉस्क है वहाँ पे भी यात्रा करी है मोदी जी ने। ये इस मॉस्क का नाम है रियाद अल हाकिम मॉस्क है, वहाँ पर भी मोदी जी गए हैं। ठीक है, अंकारा कैपिटल है, लीरा इनकी मुद्रा है। तो ये इनके बारे में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है अरुणा असफ अली के बारे में। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। बॉम्बे में पहली बार इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, तो इसके लिए इनको काफ़ी प्राइज किया गया, काफ़ी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भी इनको मिला है। जन्म कब हुआ था, 1909 में पंजाब में हुआ था। मृत्यु 1996 में हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी थी, राजनीतिज्ञ थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनको 1997 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। साहस समर्पण के लिए जानी जाती है। आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था, इस दौरान इन्होंने हमारे झंडे को फहराया था और एक मनोबल बढ़ाया था देश का। राजनीति में सक्रिय थी। स्वतंत्रता के बाद में समाजवादी आंदोलन में सक्रिय थी। 1958 में दिल्ली की मेयर भी बनी थी। ठीक है, तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आज वीडियो लंबा हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।